Today's topic is representation of data on a bar graph. Yes, we are going to start exercise 14.3. Here we will represent the data on a bar graph. In the previous videos, we discussed how to construct a frequency distribution table, but that was mostly group data. जब data ungrouped है, then we represent the data with the help of bar graph or some other graphs. Firstly, we will discuss bar graph, how to draw a bar graph. We always make use of the coordinate axis. This one is x-axis, this one is y-axis. Now, question number 1. A survey was conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the ages 15 to 44 years. एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में विमेन का cause of death and illness find out किया गया. For example, first one is reproductive health conditions की वजह से कितने परसेंट डेथ्स हुई थी? 31.8%. मैंने बिल्कुल शॉर्ट से इसको ड्रॉ किया है, स्पेस प्रॉब्लम थी. देन न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस की वजह से कितनी डेथ्स हुई? 25.4%. आफ्टर दैट इंजुरीज की वजह से कितनी डेथ्स हुई? 12.4%. कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस की वजह से 4.3% डेथ्स हुई. रेस्पिरेटरी कंडीशंस की वजह से 4.1% डेथ हुई. एंड अदर कॉजेज कितने हैं? 22%. दीज आर द different causes of death and illness among the women of the age group 15 to 44 years worldwide. Now, question says represent the information given above graphically. आपको इसी information को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना. अब एक बात का ध्यान रखना है, कभी कभी डेटा को रिप्रेजेंट करना बिल्कुल एक्यूरेट होता है. कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनमें बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ हम डेटा को ग्राफ शीट के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट समटाइम्स वी हैव टू मेक यूज ऑफ एजम्पशंस. हमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को लेके चलना पड़ता है. कभी कभी देखेंगे अभी कैसे. सी दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस. अब ये ध्यान रखना है, दीज आर फ्रीक्वेंसीज, अप्रोक्सीमेटली फ्रीक्वेंसीज हैं. तो फ्रीक्वेंसीज को अगर आप वाई एक्सिस पे ही रिप्रेजेंट करें तो आपका ग्राफ बिल्कुल सीधा आएगा. अदरवाइज अगर आप फ्रीक्वेंसीज को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफ की ये शेप हो जाती है ऐसे. ओके, हम ऐसा ही करेंगे. दीज आर द कॉजेज, दीज आर फ्रीक्वेंसीज, और वी कैन से डेथ रेट या फिर कॉजेज ऑफ डेथ्स. आपकी बुक में इस कॉलम को नाम दिया गया है फीमेल फैटलिटी रेट परसेंट में. ओके, वो भी देखते हैं. फर्स्टली देखिए, हम वैल्यूज को देखेंगे. वी हैव 31.8%, 25.4, 12.4. so minimum value is 4 point something and maximum value is 31 point something. अब आप ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन यू. हम ऐसा करते हैं, समटाइम्स हम क्या करते हैं, एक जो ग्राफ पे एक बॉक्स होता है इसको हम 1 कंसिडर कर लेते हैं. चलिए यहाँ 0 लेके चलते हैं. कभी हम ऐसा करते हैं, ग्राफ पे एक बॉक्स को हम 10 लिख देते हैं, कभी 20 लिख देते हैं, कभी 1 लिख देते हैं ग्राफ को. अब देखिए, अगर आप एक बॉक्स को, सपोज यहाँ तक एक बॉक्स है, सपोज अगर हम एक बॉक्स को 1 लिखते हैं, 1 2 3 4, फिर तो 31 बहुत दूर तक जाके आएगा, है ना. ऐसा भी नहीं कर सकते. अगर हम एक बॉक्स को 20 लिखते हैं, सॉरी एक बॉक्स को अगर 10 लिखते हैं, 10 20 30, फिर भी ग्राफ बहुत छोटा ही बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा. चलिए हम ऐसा कर सकते हैं अगर चाहें तो, या फिर हम ऐसा करेंगे, जितना आप एक्यूरेसी के साथ इसको ड्रॉ करेंगे उतना ही आपका ग्राफ बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनेगा. मैंने एक बॉक्स को 5 लिया, सपोज 5 10 15 20 25 30 35. आप अपनी ग्राफ शीट को देखेंगे, ग्राफ शीट पे एक बॉक्स होगा, उस एक बॉक्स के सामने लिख दिया 5 10 15 20 25 30 एंड 35. इनका साइज भी थोड़ा बड़ा कर लें, आपको नजर आ जाएगा, क्लियरली विजिबल होगा. 5 एंड 10, दिस वन. अब एक बात का और ध्यान, यहाँ पे आपको स्केल मेंशन करनी होती है कि आप क्या स्केल लेके यहाँ पे चल रहे हैं. सो स्केल में आप देखिए, एक बॉक्स में कितनी डिविजन्स होती हैं? 10 स्मॉल डिविजन्स. हमने 10 स्मॉल डिविजन्स को कितना रिप्रेजेंट किया यहाँ पे? 5. अगर हम इसको 10 लिखते तो हम लिखते 10 स्मॉल डिविजन्स इज इक्वल टू 10. देखिए स्केल, क्या स्केल लेके चल रहे हैं? 10
स्मॉल डिविजन्स, बिकॉज एक बॉक्स में कितनी डिविजन्स होती हैं? 10 ही होती हैं। 10 स्मॉल डिविजन्स को हमने इक्वल टू 5, सो 1 स्मॉल डिविजन will be equal to 5/10, that is 0.5. ओके, 1 स्मॉल डिवीजन को हमने कितना ले लिया यहाँ पे? 0.5। अब एक चीज देखिए, हमारी ग्राफ शीट पे क्या होता है, सपोज यहाँ पे 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, ऐसे होगा। फर्स्ट डिवीजन होगी 0.5, सेकेंड डिवीजन 1, देन 1.5, देन 2, 2.5, 3, ऐसे चलेंगे। सपोज अगर मैं ऐसे चलता हूँ 1 2 3, ये डिवीजन है हमारे पास, या फिर ऐसे अच्छे से समझ लें इसको। 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, ऐसे चलेंगे। बिल्कुल इसको समझने की कोशिश करिए। नाउ फर्स्ट वन, फर्स्टली वी हैव टू रिप्रेजेंट 31.8। अब 31.8 ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करना है। बार ग्राफ जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको, बार ग्राफ में यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, आपको कुछ स्पेस छोड़ देना है। यहाँ से मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। अब 31.8 कहाँ आएगा ये भी देखेंगे। दिस वन इज 30, 30 के बाद जो फर्स्ट डिवीजन होगी 0.5 होती है, दैट विल बी 30.5। 30.5 के बाद क्या होगा? 31, बिल्कुल समझ रहे हैं आप। 30, नेक्स्ट डिवीजन क्या होगी? 30.5, नेक्स्ट डिवीजन 31, नेक्स्ट 31.5, नेक्स्ट 32, बट वी नीड 31.8, तो 31.5 के बाद 32 आ रहा है। इसका मतलब अप्रोक्सीमेशन लेंगे। देखिए ये 30 है, उसके बाद फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन, तो थर्ड और फोर्थ डिवीजन के बीच में जाके कहीं हम अप्रोक्सीमेटली 31.8 लिख देंगे। देखेंगे आप यहाँ से, देखिए दिस वन इज 30, बिल्कुल इसके सामने। 30 के बाद क्या होगा? नेक्स्ट डिवीजन जो होगी वो कितनी होगी? यहाँ पे 30 के बाद नेक्स्ट डिवीजन होगी आपकी ग्राफ शीट पे 30.5, देन 31, 31.5, तो अप्रोक्सीमेटली ये देख लें आप कि 30 और 31.5 और 3 4 5 ऐसे रिप्रेजेंट किया इसको। ये अप्रोक्सीमेटली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको ग्राफ शीट के ऊपर बिल्कुल जो डिविजन है वो नजर आएंगी। सो 30 के बाद फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। देखिए फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, थर्ड और फोर्थ के बीच आपको अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू ले लेनी है 31.8। तो फिर भी आपको कंफ्यूजन रह सकती है यहाँ पे। उस कंफ्यूजन को भी हम रिजॉल्व करने के लिए पहले हम ग्राफ इस बार को कंप्लीट कर लें, देन वी विल डिस्कस। जब 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे फिर आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। ओके, अब ग्राफ शीट को देख के वहां पे जो एग्जैक्टली लाइंस होती हैं, ऐसे पता चल जाता है कि आप कौन सी डिवीजन के सामने हैं। तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए हम 31.8% यहाँ लिख देंगे ताकि डाउट ना रहे। हर एक में ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ये अप्रोक्सीमेशन है। नाउ नेक्स्ट वन इज 25.4। तो देखिए 25 के बाद जो फर्स्ट डिवीजन होगी 0.5 होती है, तो वो होगी 25.5। हमें चाहिए 25.4, तो इससे थोड़ा सा नीचे हम रहेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अगेन दिस वन 25 ये रहा, इससे थोड़ा सा ऊपर 25.5, मतलब 1 डिवीजन तक भी नहीं जाएंगे, 1 डिवीजन से भी थोड़ा सा कम ही रखेंगे, बिकॉज अगर आप एग्जैक्टली 1 डिवीजन ऊपर चले जाते हैं दैट विल बी 25.5। इसको भी ज्वाइन करेंगे, यहाँ मेंशन कर देंगे 25.4%। नेक्स्ट वन इज 12.4। तो देखेंगे आप 12.4 कहाँ आएगा? दिस वन इज 10। 10 के आगे फर्स्ट डिवीजन 10.5, सेकेंड डिवीजन कितनी होगी? 11, थर्ड डिवीजन होगी 11.5, फोर्थ डिवीजन होगी 12, फिफ्थ होगी 12.5। आपको फिफ्थ डिवीजन से थोड़ा सा कम लेके चलना है 12.4। तो देखिए दिस वन इज 10,
दिस वन इज 15, 10 और 15 के बिल्कुल सेंटर में अगर आपकी जो डिवीजन होगी वहां पे 12.5 होगा। हमने 12.5 से थोड़ा सा कम लेके चलना है। इक्वल स्पेस हर एक बार के बाद आपको छोड़ना होता है। जब आप हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे वहां पे आपको ये सीखने को मिलेगा कि हिस्टोग्राम में स्पेस नहीं छोड़ना होता है। दिस वन इज अप्रोक्सीमेटली 12.5। Now 12.4%. Okay, next one 4.3। तो देख रहे हैं आप 5 होगा, 5 से एक डिवीजन नीचे आएंगे तो 4.5 होगा। हम उससे भी थोड़ा सा नीचे रहेंगे 4.3 के लिए। देखिए दिस वन इज 5, इससे थोड़ा सा नीचे 4.5, तो 4.5 से थोड़ा सा नीचे रहेंगे। मैं फिर कह दूं कि ग्राफ शीट पे तो आपको एग्जैक्टली लाइंस नजर आएंगी कहाँ आपको ज्वाइन करना है, अप्रोक्सीमेशन की जरूरत नहीं होगी इतनी ज्यादा। दिस वन इज 4.3। नाउ नेक्स्ट वन इज 4.1। तो 4.1 इससे भी थोड़ी सी नीचे होगी, इससे थोड़ी सी नीचे, अप्रोक्सीमेटली इतनी। यू कैन सी इससे थोड़ी सी कम। दिस वन नाउ 22। तो 22 आपको कहाँ कंसिडर करना है, ये तो बिल्कुल क्लियर होगा आपकी ग्राफ शीट के ऊपर। देखिए 20 के बाद 1, 20.5, 21, 21.5, 22। ओके 22 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ जाएगा, मतलब फोर्थ डिवीजन होगी 20 के बाद। यहाँ आप लिखेंगे 22.0%। नाउ ग्राफ इज कंप्लीट। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूंगा यहाँ से, ज़्यादा नहीं। ओके अब इसी बार ग्राफ में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ तक अगर हमने बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट करके एक्यूरेसी के साथ अगर हमने सब ड्रॉ किया है, फिर भी एग्जामिनर इस क्वेश्चन को, आपकी इस डेटा रिप्रेजेंटेशन को टोटली क्रॉस कर सकता है, मतलब 0 मार्क्स। 0 मार्क्स क्यों? क्योंकि अभी तक हमारा ग्राफ कुछ भी नहीं कह रहा है, हमारा ग्राफ वेरिएबल्स रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। वेरिएबल्स मतलब हमने एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया है, हमने वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया, जब तक ये सब हम यहाँ मेंशन नहीं करेंगे तब तक ग्राफ के अगर एग्जामिनर चाहे तो कोई भी मार्क्स नहीं देगा हमें। ओके सो क्या क्या है ये, these are the causes। ये हमने कॉजेज रिप्रेजेंट किए। और ये क्या है इस एक्सिस पे, फीमेल फर्टिलिटी रेट। तो मैं ऐसे लिखूंगा फीमेल फर्टिलिटी रेट, और वो भी परसेंट में। वैसे यहां से ऊपर लिखें तो दैट विल बी मच बेटर। नाउ अभी एक और इम्पोर्टेंट टर्म हमारे पास रह गई है, ये फीमेल फर्टिलिटी रेट है, ये कॉजेस हैं, बट ये कौन सा कॉज है, ये कौन सा कॉज है, ये तो हमने मेंशन नहीं किया। सो ये भी हमें मेंशन करना है। सो फर्स्ट वन इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, मेंशन करेंगे।
मुझे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी यहाँ से, बट यू कैन राइट इट वेरी इजीली. रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस. तो ये पूरा ध्यान रखना है आपको. एक ग्राफ के बाद इक्वल स्पेस छोड़ना है, एक बार के बाद इक्वल स्पेस, देन सेकंड बार, देन इक्वल स्पेस. सो ये जितनी विड्थ इसकी होगी उतनी ही विड्थ आपको स्पेस में छोड़ देनी है. देन नेक्स्ट वन इज न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस. न्यूरो psychiatric conditions. Third one, injuries. Fourth one, cardiovascular conditions. CARDIO, कार्डियो यहाँ लिखा, VASCU, LAR, vascular conditions. आपकी बुक में मेंशन है, अगर क्लियरली विजिबल नहीं भी है इवन देन रेस्पिरेटरी कंडीशंस. इसको मैं ऐसे लिख दूं, रेस्पिरेटरी कंडीशंस. After that, other causes. Other causes. अब एक चीज और चेंज कर लेंगे. अगर सबको कैपिटल्स में लिखा है तो इसको भी कैपिटल्स में ही लिखेंगे. रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस. Okay, now data representation is complete for question number 1. Which condition is the major cause of women's ill health and death worldwide? अब सबसे मेजर कॉज देखिए, एक चीज़ है, आप देखते हैं क्रिकेट मैचेस में भी समटाइम्स वहाँ पे बार ग्राफ्स या हिस्टोग्राम्स का यूज़ किया होता है. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है दैट इज़ मोस्ट इजी रिप्रेजेंट. हम एक डिफिकल्ट अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ्स. कोई भी देख के ये जज कर सकता है कि विच कंडीशन इज मेजर कॉज. अब मेजर कॉज कैसे पता चलेगा? जिसका बार सबसे ऊंचा होगा. इन क्रिकेट मैचेस हम देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी हम देखते हैं जो रन रेट होता है या फिर सिक्सेस होते हैं, सबसे ज़्यादा सिक्सेस किस टीम के हैं, किस प्लेयर के हैं, या फिर कौन से ओवर्स में जो स्कोर था दैट वाज द हाईएस्ट, दैट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ सच ग्राफ्स. तो आप देख रहे हैं जो बार सबसे ऊंची है इट मीन दिस वन इज द मेजर कॉज. सो मेजर कॉज कौन सा है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन. तो फर्स्ट पार्ट का आप आंसर लिखेंगे रिप्रोडक्टिव. मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पे, आप नीचे लिखेंगे. फर्स्ट पार्ट तो हो गया. सेकेंड पार्ट, स्केल लिखनी है आपको ऊपर. रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस. मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है. सेकंड पार्ट का आंसर आपको लिखना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस इज द मेजर कॉज. ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. तो ये आप खुद भी जज करने की बात कर सकते हैं. एनी टू फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द केस सेकेंड अबव बीइंग द मेजर कॉज. देखिए फर्स्ट तो मेजर कॉज है, तो ये सेकंड आपको खुद सोचने की कोशिश करनी है. तो ये कभी डिस्कस कर भी सकते हैं हम. फिलहाल आपने सेकंड पार्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया. आपने बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया. आपने सीखा कि बार ग्राफ को ड्रॉ कैसे करना है, और ये बिल्कुल इजी रिप्रेजेंटेशन है. एक बात और मैं फिर से क्लियर कर दूं, इस क्वेश्चन में द वैल्यूज दैट वी हैव टू रिप्रेजेंट दीज आर अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज. 38.1% इसको रिप्रेजेंट करना थोड़ी सी हमने अप्रॉक्सीमेशन की है यहाँ पे. अदरवाइज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कमिंग क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, इन दोज क्वेश्चन द रिप्रेजेंटेशन विल बी सो इजी, क्योंकि वहाँ पे जो वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल आप एक क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे 910, 920, तो बिल्कुल राउंड फिगर्स में रिप्रेजेंटेशन होंगी. सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ बार ग्राफ. ओके, थैंक यू.